हेलो दोस्तों, मैं आपकी अपनी जेडएस क्लासेस स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे दिल्ली के सुल्तान। दिल्ली के सुल्तान कौन कौन हुए, उनके राजकाज कैसे थे। सुल्तान जो है एक अरबी शब्द है, क्या होता है? शासक होता है। तो हम दिल्ली के सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि दिल्ली जो है एक महत्वपूर्ण शहर कब बन जाता है। तो हम बात करें तो दिल्ली जो है एक महत्वपूर्ण शहर बनता है हमारी 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी में दिल्ली जो होता है एक महत्वपूर्ण शहर बन जाता है। महत्वपूर्ण शहर क्यों बन जाता है, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, पहल की बात कर लेंगे तो तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं शताब्दी में के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान, जिनको चाहमान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चाहमान को किस नाम से जाना जाता है? तो चौहान वंश के नाम से जाना जाता है। तो मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त कर दिया। कब? तोमरों को चौहानों ने किस शताब्दी में परास्त कर दिया? तो वो था 12वीं सदी। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र कब बन गया था या किसके शासनकाल में? तो हम कह सकते हैं तोमरों और चौहानों के या चाहमानों के शासनकाल में। अब देखिए, क्यों एक वाणिज्य केंद्र बन गया था? तो वाणिज्य केंद्र बनने का कारण यह था कि यहाँ पर दिल्ली में समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, और इन जैनिज्म ने क्या किया गया कि अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे। कहाँ पे? दिल्ली में देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, तो काफ़ी प्रचलन में थे। तो हमने देखा कि दिल्ली महत्वपूर्ण केंद्र, वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र क्यों बन जाता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत संख्या में जैन व्यापारी थे जिन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया, साथ ही साथ जो है देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्कों की ढलाई भी की जाती थी। अब आते हैं हम 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब होती है? 13वीं शताब्दी में होती है। और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र फैला था। मतलब जो भारतीय उपमहाद्वीप है, ठीक है ना, उसमें जब दिल्ली एक राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में होता था, जहां से पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में क्या किया जाता था? नियंत्रण किया जाता था। आज जो है जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? तो दिल्ली के नाम से जानते हैं। अब इस दिल्ली के अंतर्गत जो है सुल्तानों ने अनेक नगर बसा दिए। दिल्ली, यकूना, सीरी, जहापना, इसको हम मैपिंग में दिया गया है, उसको देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सीरी है, जहापना, दिल्ली, यकूना, ये तुगलकाबाद है आपका, आदिलाबाद, हौज सुल्तानी, कुतुब मीनार, ठीक है ना, ये दिल्ली का हिस्सा है। इन सबको किसने बसा दिया? तो ये जो है दिल्ली के सुल्तानों ने, जब दिल्ली बन गई, दिल्ली एक राजधानी महत्वपूर्ण, जहाँ उपमहाद्वीपों पे क्या किया जाता, पूरा नियंत्रण किया जाता था, वह दिल्ली एक बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, और वहाँ पे सुल्तानों ने नगर बसा दिए। आइए देखते हैं कि दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारियाँ कहाँ कहाँ से मिलती है? तो देखिए, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी हमें अभिलेख से मिलती है, सिक्कों से मिलती है, स्थापत्य मतलब भवन निर्माण की कलाओं के माध्यम से सूचना मिलती है। तो दिल्ली के सुल्तान के बारे में किन किन चीज़ों से हमें सूचना मिल रही है? अभिलेख, सिक्के, स्थापत्य मतलब भवन निर्माण कला के माध्यम से मिली। यहाँ पर देखते हैं मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख और तवारीख। तारीख जो है एक वचन है, तवारीख जो है बहुवचन है। तो इतिहास, तारीख है जो सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारी जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन करते थे।
और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्यायसंगत शासन के महत्व बल देते थे। मतलब हमने देखा कि जो सुल्तानों की जानकारी हमें मिलती है दिल्ली सुल्तान की, वह अभिलेख से मिलती है, सिक्कों से मिलती है और उनके भवन निर्माण कला से मिलती है। इतिहास जो है, तारीख और तवारीख है जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। प्रशासन की जो दिल्ली सल्तनत की भाषा थी उससे फारसी में लिखे गए थे। और तवारीख के लेखक, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारी जो थे सुरक्षित व्यक्ति हुआ करते थे जो घटनाओं का वर्णन करते थे। यहाँ देखते हैं न्याय चक्र 13वीं सदी के इतिहासकार फख्र मुदब्बिर ने क्या लिखा। उन्होंने लिखा था कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, और सैनिक का काम क्या है कि बिना वेतन का नहीं हो सकता। मतलब सैनिक बिना वेतन का नहीं रह सकता और राजा बिना सैनिक के नहीं रह सकता। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए किससे, राजस्व से। ये बात किसने लिखा है, फख्र मुदब्बिर ने लिखा है 13वीं सदी के लिए। मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वो खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। मतलब जो फख्र मुदब्बिर लिखते हैं उन्होंने बताया कि राजा सैनिक के बिना नहीं रह सकते, सैनिक जो है वेतन के बिना नहीं रह सकता, और सैनिक तभी रहेगा जब राजा उनकी सुरक्षा करेगा। तो राजा की सुरक्षा कैसे होगी, किसानों से कर लेने के लिए। लेकिन किसान कर कब देगा, जब वो खुशहाल रहेगा तब। ये सारी बातें जो है मुदब्बिर ने लिखा था 13वीं शताब्दी के लिए। और कुछ बात देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि तवारीख के लेखक जो थे नगरों में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हों। और जो तवारीख जो इतिहासकार थे, जो तवारीख लिखने वाले थे, वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। मतलब उनकी प्रशस्तियाँ, उनकी प्रशंसा के लिए भी लिखा करते थे। ये शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। मतलब जो इतिहासकार थे, जो सचिव हुआ करते थे, वह क्या करते थे, वह अपने विचार ऐसे व्यक्त करते थे कि राजा जो है लिंग भेद पर आधारित होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है लिंग भेद आधारित भी लिखते थे वो लोग, और साथ ही साथ जो है एक आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। लेकिन कुछ लोग जो है उनकी बातों को पसंद करते थे, कुछ लोग पसंद नहीं करते थे। मतलब लिंग भेद करने का मतलब क्या है कि स्त्री और पुरुष के बीच क्या करते थे, वो भेदभाव करते थे। अब देखते हैं यहाँ पे कि जन्मसिद्ध अधिकार का तात्पर्य क्या है, या अर्थ क्या है। जन्मसिद्ध अधिकार, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार। मतलब जन्म के आधार पर क्या होता है, विशेष अधिकार। मतलब राजा का लड़का है, गांव में प्रधान का लड़का है, तो ज़्यादा लोग जो है क्या करते हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान देते हैं, ठीक ना। उनको क्या करते हैं, एक समान इज्जत, मतलब इज्जत देते हैं। ऐसी सारी चीज़ें जो होती है, मतलब तो वही कह रहे हैं कि जन्मसिद्ध अधिकार जो है जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा करते हैं। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। कुलीन व्यक्ति, अब कुलीन व्यक्ति कौन होते थे, कुलीन व्यक्ति जो है वो व्यापारी हो सकते हैं, राजा हो सकते हैं, ठीक है। तो इनको जो शासन करने का अधिकार है वो जन्मजात होता है। लिंग भेद क्या है, स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शारीरिक रचना संबंधी अंतर है। स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शारीरिक शरीर रचना संबंधी क्या है, अंतर ही लिंग भेद है। अब देखिए इसी के कारण जो है, इसी अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। लिंग भेद में हमें एक अंतर देखने को मिलता है। देखिए सन 1236 में दिल्ली की सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठती है। कब बैठती है, 1236 में। इल्तुतमिश की बेटी थी। तो जब यह सिंहासन पर बैठती है तो उस युग के इतिहासकार मिनहाज सिराज, उस समय के इतिहासकार जो है कौन थे, मतलब जब दिल्ली की गद्दी पर रजिया सुल्तान जब बैठती है तो उसी समय इतिहासकार मिनहाज सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। मिनहाज सिराज लिखते हैं कि रजिया सुल्तान एक बहुत ही कुशल, सफल शासिका थी, लेकिन फिर भी जो है समाज उनको क्या कर रहा था कि एक शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी लोग भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि वह क्या थी, एक स्त्री थी।
और वह नहीं चाहते थे कि एक स्त्री जो है हमारे ऊपर क्या करे, शासन करे। 1240 में उसे सिंहासन से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। मतलब 4 साल शासन करने के बाद जो है उनको सिंहासन से क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। किस आधार पर, लिंग भेद के आधार पर। अब देखिए रजिया के बारे में मिनहाज सिराज के क्या विचार हैं, आइए देखते हैं उनको। मिनहाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। मिनहाज सिराज लिखते हैं कि स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए जो एक समाज चलता आ रहा है, और रानी का शासन इस व्यवस्था के लिए विरुद्ध जाता है। और रजिया सुल्तान जो है दिल्ली के सिंहासन पर बैठती हैं, तो यह एक क्या है, लिंग भेद के प्रति, यह समाज के प्रति क्या है, विरुद्ध है। इसलिए वो पूछता हुआ कि खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। मिनहाज सिराज कहते हैं कि यदि वह रजिया सुल्तान इतनी कुशल होते हुए भी यदि वह पुरुषों की सूची में नहीं है तो वह क्या है, बेकार है। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित कराया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। वह इल्तुतमिश की बेटी थी और आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में, मतलब वारंगल क्षेत्र कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, तो काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी, जो 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। मतलब उन्होंने कहने का तात्पर्य क्या था कि जो रुद्रमा देवी थी वह अपना नाम जो थी लेडीज़ की तरह न रख करके पुरुषों की तरह रखी थी। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा, उनका नाम दीदी मतलब बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन किया होगा, ठीक ना। अब यहाँ से हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक कैसे फैलता है। गैरिसन शहर क्या है उसके बारे में देखेंगे। एक आता है भीतरी प्रदेश। देखिए किसी शहर का बंदरगाह, किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके का वह शहर जो किसी के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करता हो, ठीक ना, उसको भीतरी प्रदेश कहते हैं। भीतरी प्रदेश होने का मतलब क्या है, शहर या बंदरगाह जो सभी के लिए क्या करता है, वस्तुओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। गैरिसन शहर क्या है, तो किले बंद बसाओ जहाँ सैनिक रहते हैं। किले बंद बसाओ मतलब किले के अंदर वह लोग जो रहते हैं उसको हम गैरिसन शहर कहते हैं। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों मतलब किलेबंदी के अंदर रहने वाले लोग, ठीक ना, सैनिक, रक्षक सैनिकों टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से बड़े शायद कभी फैलाओ। अब देखिए यहाँ दिया शहरों से संबंध, लेकिन उनके दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूटमार पर भी निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। दिल्ली से दूर जो बंगाल और सिंध, ठीक ना, शहर थे, वहाँ पर नियंत्रण करना क्या था, मुश्किल था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उन्हें संपर्क के नाजुक सूत्र छीन भिन हो जाते थे, क्योंकि बगावत जब युद्ध होती थी, ठीक है, कोई आंदोलन हो जाया करता था तो वहाँ पर संपर्क करना क्या होता था, मुश्किल था, क्योंकि वह दिल्ली से क्या था, दूर था, और जो सुल्तान बैठते थे वह दिल्ली पर बैठते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, ठीक ना। जो शासन थे, दिल्ली शासन कर रहे थे, तो जो अफगानिस्तान से जो हमलावर आते थे और साथ ही साथ जो सूबेदार होते थे वह बराबर क्या करते थे, दिल्ली के लिए क्या देते थे, बार बार उनको क्या देते थे, हमला के लिए चुनौती मिला करती थी। यहाँ पे देखते हैं जो बार बार डरा रहे थे हमलावर अफगानिस्तान से आने वाले, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते हैं, यदि थोड़ा सा हमलावर अफगानिस्तान के लोग जो थे थोड़ा सा यदि देखते थे कमज़ोर पड़ रहा है तो वहाँ पे क्या करते थे, अपना विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका संस्थापक गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो सल्तनत था, सल्तनत का
जो साम्राज्य था उसके भीतरी सीमाओं में जो भी अभियान चलते थे उसका एक ही लक्ष्य था, गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। मतलब जहाँ पे सैनिक रहते हैं उसको क्या करना है, मजबूत करना। हमेशा आंदोलन जो हुआ करते थे, जो अभियान चला करते थे, इन अभियानों के दौरान गंगा जमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को पर्यावास से खदेड़ दिया गया। जो बार बार आंदोलन, जो बार बार जो है उनको हमलावरों से जो बार बार चुनौतियाँ मिलती थी, जो अफगानिस्तान के लोगों से बार बार चुनौतियाँ मिलती थी, तो उसी को देखते हुए सल्तनत के भीतरी सीमाओं में जो अभियान चलने लगे उसमें ये हुआ कि जो गैरिसन शहर के अंदर सैनिक रह रहे हैं उनकी सुरक्षा की जाए और साथ ही साथ गंगा जमुना और दोआब के जंगलों को साफ कर दिया गया। जिससे हुआ क्या कि जो हमलावर आएंगे उनको देखा जा सकेगा और वहाँ से शिकारी और चरवाहों को क्या कर दिया, खदेड़ दिया गया। वह ज़मीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्यों को प्रोत्साहन दिया गया। सुल्तानों ने क्या किया कि जहाँ से शिकारियों को खेदा गया वह किसानों को दे दिया जाता है और किसान उस पर खेती करेंगे और साथ ही साथ उनको क्या होगा, उत्पादन से जो होगा उसको टैक्स के रूप में राजा को भी मिलेगा। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति खातिर नए किले, गैरिसन शहर बनवाए और बसाए गए। दूसरी बात करते हैं कि दूसरा विस्तार कैसा किया गया। दूसरा विस्तार बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किया गया। अब देखिए दूसरा विस्तार जो होता है सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ, जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी का शासन था और उसी में दक्षिण भारत को लक्ष्य किया गया और दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए। मतलब दक्षिण भारत की तरफ जो है बढ़ावा दिया गया। किसको? अलाउद्दीन खिलजी जो है अपनी बढ़ावा किधर करता है, दक्षिण भारत की तरफ करता है और यह अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुओं अपने कब्जे में ले ली। जब अभियान हुआ, जब युद्ध के लिए जा रहे थे, अभियान कर रहे थे, दौड़ा कर रहे थे, तो उस समय जो भी उनको मिला उस सल्तनत में, हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान, उन सारी चीज़ों को अपने कब्जे में ले लेते हैं। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र जो है युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। अब यहाँ पे एक शब्द हम देखते हैं, मस्जिद। देखिए मस्जिद क्या है? यह अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा मतलब घुटने और माथा टेक कर करते हैं। जामा मस्जिद, मस्जिद जामी वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर एक साथ नमाज पढ़ते हैं, ठीक ना, जैसे जुम्मे की नमाज होती है। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम मतलब लीडर के रूप में चुना जाता है। इमाम मतलब क्या होता है? लीडर होता है, मतलब एक इंसान होता है जो लीड करता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्म उपदेश देता है, मतलब खुतबा देता है। नमाज के दौरान मुसलमान जो होते हैं वो मक्का की तरफ अपना क्या करते हैं, मुख करके बैठते हैं। नमाज जो पढ़ते हैं वह पश्चिम की तरफ, मतलब मक्का जिधर होगा वह पश्चिम की तरफ, वैसे भारत मुस्लिम जो है वो पश्चिम की तरफ मुख करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि मक्का की ओर दिशा को किबला कहा जाता है। मतलब मुसलमान जो है वो भारत में भारत में मक्का जो है पश्चिम की ओर पड़ता है, तो सभी मुस्लिम जो होते हैं पश्चिम की तरफ मुख करते हैं और मक्का की ओर मुख करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, किबला कहते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जब कब्जा कर लिए दिल्ली सुल्तान की जो ना मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, ऐसे लोग जो थे बहुत सारे क्षेत्रों में उपमहाद्वीप को कब्जा कर लिए, तो दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवा दी। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। मतलब मस्जिद जब बनवा दिए तो उनको ऐसा लगा, जो लोग हुआ करते थे उनको ऐसा लगता था कि ये लोग बहुत ताकतवर हैं और क्या है, मुस्लिम धर्म के या इस्लाम धर्म के क्या है, रक्षक हैं। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें सहायक थी। अब यहाँ पे देखेंगे खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत शासन, प्रशासन और समेकन कैसे। अब यदि कह रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के चलाने के लिए क्या था, एक विश्वसनीय सूबेदार और प्रशासकों क्या होती थी, जरूरत होती। दिल्ली की आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। मतलब जो दिल्ली के सुल्तान थे वह क्या करते थे,
कि जितने भी सामंत थे, जितने भी जमींदार थे, उनके स्थान पर ये सोचते थे कि हम अपने गुलामों को क्या करें, सूबेदार नियुक्त करें, एक सूबे का मालिक बना दें, एक छोटे से प्रांत का क्या कर दें, मालिक बना दें। और इन गुलामों को फारसी में बदगा कहा जाता था। बंदगा, बंदगा क्या होता है? तो जो मध्यकालीन शासक थे, मतलब दिल्ली सल्तनत का शासन करने वाले जो सुल्तान थे, वह किसी सामंत या किसी जमींदार को, ठीक ना, किसी सामंत या किसी जमींदार के को क्या करते थे, सूबेदार नियुक्त न करके अपने गुलामों को नियुक्त करते थे, और उन्हीं गुलामों को क्या कहता था, बंदगा कहा जाता था। अब देखिए होता क्या था कि जो गुलाम हुआ करते थे, इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ा सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। जो बंदगा होते थे, इनको प्रशिक्षित किया जाता था, इनको खरीद कर लाया जाता था। वे चूँकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे। अब देखिए, बेटों से बढ़कर गुलाम क्यों हुआ करते थे? दिल्ली सुल्तानों के, जो दिल्ली के सुल्तान हुआ करते थे, जो मध्यकालीन सुल्तान थे, उनके पास वह अपने बेटों से अधिक प्रेम अपने गुलामों से क्यों करते थे? चलिए देखते हैं। देखिए, सुल्तानों को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आता है? दूसरी बात देखते हैं कि तुगलक और खिलजी वंश के बीच में जो था प्रशासन कैसा था। तो प्रशासन में देखिए वो क्या करते थे, खिलजी और तुगलक शासक जो थे, बंदगा मतलब जो गुलाम हुआ करते थे, उनका इस्तेमाल करते थे, और साथ ही साथ अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते थे। ऐसे लोगों को सेनापति, सूबेदार पद के लिए जाता था, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी थी। अस्थिरता मतलब राजनीति जो थी अस्थिर थी, कभी कोई बदल सकता था। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठने की और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाया करती थी। ठीक है, जो उत्तराधिकारी हुआ करते थे उनसे नहीं बनता था, बल्कि जो गुलाम थे वह अपने सुल्तान की सेवा सत्कार तो करते थे, उनको मान जान तो करते थे, उनके लिए जान तो छिड़कते थे, लेकिन जो उसके उत्तराधिकारी हुआ करते थे उसके लिए उनके प्रति जो थी सम्मान की भावना नहीं रहती थी। अब देखिए क्या होता था कि सुल्तान जो था वह निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के लोग जो थे बाहरी धक्का हुआ करते थे, मतलब सदमा लगा जाता था, उनको ठेस पहुंचती थी। और फारसी तारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों को आलोचना भी की है कि जो इतिहासकार थे वह कहते थे कि निचले लोगों को, वर्ग के लोगों को, उनको सुल्तान क्यों बनाया जाता था, ये सुल्तान नहीं, ऊंचे पद पर क्यों बैठाया जाता था, उनको सूबेदार क्यों बनाया जाता था, सूबे का मालिक क्यों बनाया जाता था। अब हम देखेंगे सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन कौन कौन थे। यहाँ पे सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज़ खुमार नामक कलाल, क्या है, शराब बनाने और बेचने वाला है, तो अजीज़ खुमार नामक कलाल, फिरोज़ हज़ाम नामक नाई, मनका तब्बाख नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। मतलब बर्नी ने बताया कि इतने ऊंचे पद पर बैठाने का कारण क्या है कि सुल्तान का बुद्धि भ्रष्ट होना, और साथ ही साथ जो है इस सल्तनत का विनाश भी बताया। देखिए, पहले वाले सुल्तान की ही थी, बोला खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। इलाके इक्ता कहलाते थे। मतलब कह रहा है कि जो खिलजी और तुगलक थे वह सेना नायकों को अलग अलग इलाकों में क्या कर दिए, सूबेदार के पद पे नियुक्त कर दिए, और सूबेदार के पद पे जब नियुक्त कर दिए तो उन्हीं इलाकों को क्या कहते हैं, इक्ता कहते हैं। तो इक्ता क्या है, तो मैंने बताया कि इक्ता जो है, जो सुल्तान अपने सैनिकों को, ठीक ना, जिस इलाके का सूबेदार बना देते थे तो उसी इलाके को हम क्या कहते थे, इक्ता कहते हैं। और इन्हें संभालने वाले अधिकारी को इक्तदार या मुक्ति कहे जाते थे। इक्तदार या मुक्ति कहे जाते थे। तो इक्तदार या मुक्ति कौन है, इलाके को संभालने वाला। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना। सैनिक जब अभियान पे चढ़ाई करने जा रहा है या किसी क्षेत्र में चढ़ाई करने जा रहा है तो उसका क्या करना है, लीडरशिपिंग करना है, नेतृत्व करना है।
इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना है, अपनी सैनिक सेवाओं को बदले वेतन के रूप में मुक्ति, मतलब जो इक़्तिदार हुआ करता था वो अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। सुल्तान जो है आपको इक़्तिदार बना दिया, अब जो है जब इक़्तिदार बना दिया, सूबा दे दिया, जब सैनिक चढ़ाई पे जा रहा है तो उसका आपको वेतन न देकर के आप क्या करेंगे, उस क्षेत्र से अपना राजस्व वसूलेंगे और वहीं उनका वेतन हुआ करता था। अब देखिए राजस्व के रूप में मिली जो रकम होती थी वह सैनिकों को उसे क्या दिया जाता था, तनख्वाह भी देते थे। अब इससे क्या होता, मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका क्या था, मतलब इक़्तिदार जो हुआ था इक़्तिदार या मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे बेहतरीन तरीका यही था कि उनका पद जो है, मतलब इक़्तिदार की पद जो है वह वंशावली न चल करके कोई भी इक़्ता थोड़े समय के लिए ही मिले, जिससे बाद में स्थानांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकर के इन कठोर नियम का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। ऐसा नहीं था कि राजस्व जो वसूलेगा पूरा जो है इक़्तिदार गुलाम जो है अपना रख लेगा और इसका लेखा जोखा नहीं होगा। इसके लिए मोहम्मद तुगलक और खिलजी ने क्या कर दिया कि एक राजस्व लेखा अधिकारी को भी नियुक्त कर दिया, और यह भी होता था कि जो भी कर वसूला जाए एक निर्धारित संख्या में, निर्धारित मात्रा में वसूला जाए। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपना सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, मतलब जो स्थानीय सामंत हुआ करते थे उनसे क्या हुआ कि जो कर टैक्स लगाते थे, सामंत जो थे अपने मन से टैक्स लगाते थे, वो भी अधिकार ले लिया गया, क्योंकि एक राजा को एक निश्चित मात्रा में कर देते थे और अपने क्षेत्रवासियों से अधिक मात्रा में क्या लेते थे, उनसे टैक्स लेते थे। तो इस प्रकार से सुल्तानों ने क्या किया कि सामंतों से भी कर लगाने का अधिकार छीन लिया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य कर दिया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब वही सावधानी से रखा। यहाँ पर देखते हैं कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। कौन कौन थे? कृषि पर कर था जिसे खराज कहा जाता था। तो खराज क्या है? कृषि पर लगाया गया कर। सुल्तानों की तरह कृषि पर लगाया गया खर्च को खराज कहा जाता है, जो किसानों की उपज का लगभग 50% होता था। मवेशियों पर कर लगाया जाता था तथा घरों पर भी कर लगाया जाता था। अब देखिए, यह ध्यान रखना है कि भारतीय उपमहाद्वीप जो था बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था, दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र जिनमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी, स्थानीय सरदारों ने क्षेत्र में अपना शासन जमा लिया। उसके बाद देखते हैं अलाउद्दीन के बारे में। अब देखिए, जहाँ पे अलाउद्दीन और मोहम्मद तुगलक की सेनाएं पहुँचने में सक्षम नहीं थी, वहाँ पर भी क्या करते थे कि खिलजी और मोहम्मद तुगलक उन पर क्या करते थे, ज़बरदस्ती कब्जा तो जमा लेते, लेकिन फिर भी वह उनके हाथों में नहीं आता। सरदार और उनकी किलेबंदी क्या थी? अफ्रीका देश मोरक्को जैसे 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता कहाँ से आए थे? मोरक्को से आए थे, अफ्रीका देश के मोरक्को से। सरदार कभी भी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में भी रहते थे। भारत में बांस पोला नहीं होता। पोला का मतलब क्या होता है? खोखला नहीं होता, ठीक है। यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में एक दूसरे से गुथे होते हैं, उन पर आग का भी असर नहीं होता और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते थे जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते थे। यह दीवार के घेरे में भी उनके मवेशी और फसल रहते थे। अंदर पानी की उपलब्धता रहता था, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल प्रभावशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। सेना जंगल में घुस करके खास औजारों से बांसों को काट डालती थी। अब देखिए घटना क्या था कि सरदार जो थे इन सुदूर बंगाल के क्षेत्रों में अपना कब्जा क्यों कर लिए? क्योंकि सेनाएं वहाँ पे जाने से क्या थी? असक्षम थी। और जो इब्न बतूता बताते हैं कि जो बांस हुआ करती थी वो बहुत ही मजबूत हुआ करती थी, जहाँ पर सरदार लोग जो थे क्या करते थे, वहाँ पर अपना रहते थे। तो जैसे ही सेनाएं घुसती थी, ठीक ना, वह सेना घुसती थी तो इनको क्या करती थी? मतलब बांसों को काट डालती थी। तो सरदार जो थे धीरे धीरे इन पर क्या करने लगे? कब्जा करने लगे थे। अब यहाँ पे देखते हैं कि उज्बेकिस्तान ट्रांसऑक्सियाना
पर हमला कब होता है, तो चंगेज़ खां के नेतृत्व में मंगोल ने 1219 ईस्वी में उत्तरी पूर्वी ईरान में, ठीक ना, हमला कर दिया, उज्बेकिस्तान पे हमला कर दिया, और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को अपना धावा झेलना पड़ा। दिल्ली सल्तनत पे भी क्या कर दिया, चंगेज़ खान ने चढ़ाई कर दिया, मतलब पहले उज्बेकिस्तान पे चढ़ाई किया, बाद में दिल्ली पे क्या किया, चढ़ाई कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल अस्थलीय सेना खड़ी करनी पड़ी। किसको, अलाउद्दीन खिलजी को और मोहम्मद तुगलक को। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी, क्योंकि सेना तो तैयार कर लेते, लेकिन उनको पैसा कहाँ से देते, वेतन कहाँ से देते, कर कहाँ से वसूलते, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में थी। लेकिन चंगेज़ खान जो है उज्बेकिस्तान पर चढ़ाई करने के बाद बार बार जो है दिल्ली पर धावा बोलता है। यहाँ पर देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी है और यहाँ मोहम्मद तुगलक है। दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी के शासन में दिल्ली पर 2 बार हमले हुए। कब, 1299 या 1300 में और 1302 1303 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल अस्थायी सेना खड़ी की थी। चंगेज़ खान क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दिल्ली पर 2 बार हमले करते हैं मोहम्मद तुगलक के बीच में। देखिए, मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ, मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक की सेना जो है मंगोल सेना को परास्त कर देती है, और मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसके सामने उज्बेकिस्तान, मोहम्मद तुगलक को इतनी अपनी सेना विश्वास हो गई कि जो चंगेज़ खान द्वारा उज्बेकिस्तान को जीता गया था, जब चंगेज़ खान को तुगलक की सेना हरा देती है, तो वह अपने विश्वास के साथ अब वह जो है उज्बेकिस्तान पे चढ़ाई करना चाहता है। योजना बना ली और एक ही अस्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बसाया। गैरिसन शहर क्या है, जहाँ पे सैनिकों को बसाया गया है। अब देखिए मोहम्मद तुगलक क्या करता है, नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली कोहना को निवासियों से खाली करवाकर वहाँ सैनिक छावनी बनवा दी। मोहम्मद तुगलक ने सोचा कि हमारी सैनिक जो है वह बहुत क्या हो गई, मजबूत हो गई है। इसकी वजह से क्या करता है कि वह दिल्ली कोहना शहर को खाली करा देता है और वहाँ पर पूरा सैनिकों की छावनी बनवा देता है। जब मोहम्मद तुगलक जो है दिल्ली कोहना को छावनी बना देता है, तो वहाँ के लोगों को कहाँ भेजता है, वहाँ के लोगों को दौलताबाद भेज दिया। अब आते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है। जब चंगेज़ खान जो है 2 बार चढ़ाई कर देता है, तो अलाउद्दीन खिलजी अपने शासन काल में क्या करता है, सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि को कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों को पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय कर दिया। उसने कहा कि यदि मैं सैनिक रखता हूँ, तो जब सैनिक रखता हूँ तो उनको क्या करता है, पेट भरना भी है, वेतन भी देना है, तो किसानों के कर को क्या कर दिया, 50% रख दिया कि 50% किसान जो होंगे क्या करेंगे, जो गंगा के मैदान है, गंगा जमुना का मैदान, पैदावार क्षेत्र, उपज वाला क्षेत्र है, उससे हमें क्या करेंगे, 50% टैक्स देंगे। मोहम्मद तुगलक क्या करता है कि सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके में खदान इकट्ठा किया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरत पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ जाता है। अकाल पड़ने का रीज़न क्या था, कि सूखा पड़ने का रीज़न क्या था कि किसानों के पास जो थी ज़्यादा टैक्स देने की क्षमता भी थी नहीं, और वहाँ पे व्यवस्थाएं भी उपस्थित नहीं थी, इसलिए क्या हो जाता है, अकाल पड़ जाता है। अब देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना तय कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी जो इक्ता दे दिया था, जो अपने गुलामों को एक निश्चित क्षेत्र दे दिया था और वसूलने के लिए कहा दिया था कि तुम अपना राजस्व वसूलो और अपना सैनिकों को क्या करो, पैसा दो। अब क्या करता है कि वह इक्ता अपने वापस ले लेता है और साथ ही साथ इनको क्या करता है, इनको जो है निश्चित वेतन देने का तय करता है। मोहम्मद तुगलक क्या करता है, अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसे कुछ कागजी मुद्रा की तरह टोकन भी दिया करता था। यहाँ पर देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली की चीज़ों को कीमती पर नियंत्रण लागू कर दिया और अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का नियंत्रण कर दिया। अब देखिए मोहम्मद तुगलक क्या करता है कि वह टोकन चालू कर दिया। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के थे। 14वीं सदी के लोगों ने इस मुद्रा पर भरोसा नहीं किया था। वे बहुत चतुर थे, उन्होंने सोने चांदी के सिक्के बचा कर रख लेते थे और अपने तमाम टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। अब देखिए मोहम्मद तुगलक जो है उस अकाल से बचने के लिए जब उसने टोकन जारी कर दिया,
तो वहाँ के लोग क्या थे, इतने चालाक थे कि जो सोना चांदी था वो सिक्के जो है मार्केट में नहीं लाते, बल्कि टोकन जो है नकली बना लेते हैं और उससे क्या करते हैं, अपना व्यापार करते हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी क्या है, प्रशासनिक कदम सफल रहे। इतिहासकारों ने कीमती में बाजारों में वस्तुओं की कुशलता और आपूर्ति के लिए शासनकाल में मंगोल आक्रमण के खतरे का भी उसने चेताया था। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह से विफल रहा। उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। अब मोहम्मद तुगलक जो है, जितने विशाल सेना रखा था, उसकी सेना क्या हो जाती है, वहाँ पे कमज़ोर पड़ने लगती है, क्योंकि मार्केट से जो है सोने चांदी मार्केट में आते नहीं, और साथ ही साथ जो है टोकन मुद्रा जो थी लोग जाली बना करके मार्केट में चलाना शुरू कर दिए थे। इसलिए उसको अपनी टोकन मुद्रा भी क्या करना पड़ा, वापस लेना पड़ जाता है। इन तमाम असफलताओं की गिनती करने से हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके का फतह करने का अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी के बल प्रतीक्षा पर था, वहां मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का हिस्सा भी था। अब देखते हैं 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत कैसे था। बात करते हैं यहाँ पे कि तुगलक वंश के बाद, तुगलक वंश था, खिलजी वंश था, तो खिलजी वंश और तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद एवं लोदी वंश का राज्य रहा। किसका? जब तुगलक वंश खत्म हो जाता है तो आगरा और दिल्ली पर किसका शासन हो जाता है? सैयद तथा लोदी वंशों का शासन। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूर्वी दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक खड़े हो गए थे, स्वतंत्र हो गए थे। राजा जो थे उनके अंदर से डर जो खत्म हो गया था, और जो छोटे छोटे राजा थे वो क्या हो गए? स्वतंत्र हो गए। उनकी राजधानी समृद्ध हो गई थी, वो अपने आप को ताकतवर कर लिए थे, राज्य फल फूल रहे थे। अफगान तथा राजपूत जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस राज्यों में कुछ छोटे तो कुछ शक्तिशाली थे, और उनका शासन बहुत कुशल था, सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। अब आता है शेर शाह सूरी, जो 1540 से 1545 तक शासन किया, ठीक ना। शेर शाह सूरी क्या करता है, बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम किया, और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से 1540 तक शासन किया, 1555 से 1556 तक को चुनौती दी, परास्त कर दिया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवर्ष ने केवल 1540 से 55 शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें अपने चुस्त बना दिया। अलाउद्दीन खिलजी के तरीकों को अपनाकर क्या करता है, ये अपने आप को चुस्त और दुरुस्त कर लेता है। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक क्या करता है, शासन करता है, और अकबर ने क्या चलाया था, दीन इलाही चलाया था, ठीक है ना। यहाँ पर देखते हैं 3 श्रेणियाँ ईश्वरीय शांति। 3 श्रेणियाँ क्या थी? ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्मयुद्ध। 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया था। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया: प्रार्थना करने वाले वर्ग, युद्ध करने वाले वर्ग और खेती करने वाले वर्ग। 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। अब देखिए, दृढ़ करने में सहायता मिलती थी। इसी विभाजन के योद्धाओं का एक नया समूह उभरा, जिसे योद्धाओं को नाइट कहा जाता। तो नाइट क्या है? योद्धाओं का एक समूह था, ठीक है ना। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था, और इसने ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रचार में उनका उपयोग करता था। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहे। कोशिश यह रहती थी कि योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेज दिया जाए, ठीक है ना। मतलब जो नाइट हुआ करते थे, जो ईसाइयों का जो उभरता समूह था, वो क्या करते थे, उनको अपने सैनिकों को नाइट कहते थे, और नाइट को इस प्रकार से तैयार करते थे कि जाओ तुम मुस्लिमों के प्रति क्या करो, युद्ध करो। साथ ही साथ क्या था कि मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेज दिया जाता, जिन्हें यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। और आप जानते हैं कि यरूशलेम जो है, आप बताएंगे कि यरूशलेम में किसका जन्म हुआ था। यह प्रथम परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए अभियानों को नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कॉलोनियों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक, जर्मनी में 1 सदी बार योद्धाओं ने दीनहीन अतीत को बुला दिया था। 12वीं सदी तक कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना चाहने लगे थे। धन्यवाद। क्लास को देखें और शेयर भी करें, ठीक है। कमेंट जरूर करें कैसी क्लास रही।